नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज रिपोर्ट। यहां आपको मिलती खबर A to Z। असल खबर आज की क्या है जानने के लिए शुरू करते हैं आज का न्यूज रिपोर्ट। तो बुलेटिन की शुरुआत हर दिन हम करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर या जिसका बड़ा इंपैक्ट हो उस खबर के साथ। तो आज की पहली जो खबर है वो है देश की राजधानी दिल्ली से, दरअसल दिल्ली स्टेट से, जहां अरविंद केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ करने वाली है। केजरीवाल को 16 अप्रैल को सीबीआई ने बुलाया है और आम आदमी पार्टी कहती है कि दरअसल केजरीवाल को जेल में डालने की बीजेपी की यह साजिश है। आम आदमी पार्टी की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। एजेंसी ने उन्हें 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे सीबीआई दफ्तर बुलाया है। नोटिस मिलने के बाद आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की साजिश रच रही है। अरविंद जी के खिलाफ मोदी जी ने यह साजिश रचना शुरू कर दिया और आज सीबीआई का सम्मन आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस मामले में ईडी की हिरासत में हैं। उन्हें 26 फरवरी को सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 7 दिन की सीबीआई रिमांड के बाद कोर्ट ने 6 मार्च को सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था। आरोपों के मुताबिक नई शराब नीति बनाने में साउथ दिल्ली के व्यापारियों से 100 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। तो नई शराब नीति बनाना दरअसल केजरीवाल सरकार को काफी भारी पड़ सकता है। सवाल ये कि क्या सीबीआई का ये बुलावा, जैसा आपका आरोप है, वाकई राजनीति से प्रेरित है? इस बात को जरा डिकोड करें। पहली बात जो समझनी पड़ेगी वो ये कि हमेशा से जांच एजेंसियां और पुलिस फोर्स पर सरकारों के प्रेशर में काम करने के आरोप लगते आए हैं। कभी कभी ऐसा हुआ भी है, दिखा भी। लेकिन सवाल ये कि आखिर इन एजेंसीज को ये मौका मिलता क्यों है? जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई गड़बड़ी तो हुई होती है। बात अगर दिल्ली के ताज़ा मसले की करें तो नई शराब नीति जो बनाई गई थी, जिस पर विवाद उठने पर केजरीवाल सरकार ने उसको रद्द कर दिया, तो ईडी की अब तक की जांच से उसमें इतना तो पता चल ही चुका है कि नई शराब नीति में फेवर का फेर रहा है, यानी कुछ लोगों को फेवर दिया गया। इसमें रिश्वत की गुंजाइश भी दिखाई पड़ती। अब सवाल ये कि क्या कार्रवाई राजनीति से पूरी तरह प्रेरित है? तो यहाँ जांच एजेंसियां, विपक्षी दलों की सरकार जहां जहां हैं वहां अपेक्षाकृत ज्यादा ही एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, और ये शक पैदा करता है। जबकि जो सत्तासीन दल बीजेपी के नेताओं के मामले हैं, इनके मामले में एजेंसियां चुप्पी साधे रहती हैं। इनकी निष्क्रियता एक संदेश जो देती है वो दरअसल संदेह वाला होता है। अब देखना होगा कि केजरीवाल की भूमिका की जांच में जांच एजेंसियां क्या इसमें फैक्ट्स को निकालकर देश के सामने ला पाती हैं। अगली खबर भी दिल्ली से ही है। नजर सबकी दिल्ली पर पड़ी, जहां एक बंगला खाली हो रहा था। राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है, यानी अब से 12 तुगलक लेन राहुल गांधी का ऑफिशियल पता नहीं होगा। तस्वीरें दिल्ली के 12 तुगलक लेन की हैं, जहां शुक्रवार को कुछ ट्रक गुजरे और पूरे देश की नजरें इन ट्रक पर टिक गई। वजह थी शुक्रवार को राहुल गांधी ने अपना सरकारी घर खाली कर दिया। राहुल गांधी ने अपने घर का सामान अपनी माता सोनिया गांधी के घर शिफ्ट किया है। राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक घर खाली करना था। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि फिलहाल राहुल गांधी अपने ऑफिस के लिए दिल्ली में जगह ढूंढना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा अगर मामला लंबा खिंचता है और राहुल की सदस्यता बहाल नहीं होती तो राहुल गांधी अपने लिए नया घर भी खोजेंगे। राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई। सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने ऊपरी अदालत में अपील की है, जिस पर फैसला आना अभी बाकी है। तो आखिरकार राहुल गांधी ने सरकारी आवास को खाली कर दिया और इसी बहाने आज
राहुल गांधी का जो राजनीतिक भविष्य है उसकी संभावनाओं पर तरह तरह की जो बातें हुई उनको हम डिकोड कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी एक मानहानि के केस में सजा पा चुके हैं, लेकिन अभी देश की अलग अलग अदालतों में ऐसे ही मानहानि के कुछ और मुकदमे चल रहे हैं। यानी राहुल गांधी को भविष्य में इन मुकदमों में भी सजा हो सकती है। अर्थ ये कि आने वाले कुछ और सालों तक राहुल गांधी कोर्ट के चक्कर लगा सकते हैं, शायद इससे बाहर ना आए। अगर वाकई उनके पीछे जिस तरीके से उनका दावा है कि सरकार लगी है, तो फिर इसके चांसेस भी ज़्यादा हैं। अगली बात बेहद महत्वपूर्ण, वो अपील से जुड़ी हुई है। नज़रें ऊपरी अदालत पर टिकी हैं कि अगर ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और ये कांग्रेस के लिए वाकई एक बड़ा सदमा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी ही है। कह सकते हैं कि राहुल गांधी दरअसल आज की तारीख में वो चेक हैं जिसके ज़रिए कांग्रेस सत्ता तक पहुंचना चाहती है। वैसे यहाँ ये भी जान लेना पड़ेगा कि राजनीति में आरोप लगते हैं, लेकिन हर बार आरोप लगाकर बच निकलना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए, अब क्या असर इस पूरे प्रकरण में आगे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश पर छोड़ते हैं, इस पर भी देश की और कांग्रेस पार्टी की खुद की नज़र है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ के इस वक्त के राजनीति के सबसे बड़े मुद्दे पर। बिरनपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद अभी भी मामला शांत नहीं हुआ। बेमेतरा के बिरनपुर में आगजनी के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के बाहरी लोगों के सर्वे कराए जाने का जो सवाल उठाया, इस पर एक नई बहस छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बिरनपुर जैसी घटनाओं के पीछे दरअसल स्टेट के बाहर के लोगों का हाथ है और इसका सर्वे होना चाहिए। तस्वीरें बिरनपुर की हैं, जहां बीते दिनों तनाव के दौरान एक घर को आग लगा दी गई थी। शुक्रवार को पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ बिरनपुर मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच बयान थम नहीं रहे। सीएम भूपेश ने बीजेपी के बाहरी लोगों के सर्वे कराने के फैसले पर सवाल उठाए। वो अब सर्वे करा रहे हैं, सर्वे तो गरीब आवास लोगों को कर रहे हैं, तो समर्थन तो कर नहीं रहे हैं। गरीब को आवास मिलना चाहिए, सर्वे कराएं, तो भारतीय जनता पार्टी मौन है। अब वोट की खातिर वो कराना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने दावा किया कि प्रदेश में बाहर से आकर बसने वाले लोगों की वजह से बिरनपुर जैसी घटनाएं घट रही हैं। ये जो आके बसे हुए हैं और इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के लिए सबसे अधिक कोई घातक है। तो ऐसे लोगों का आकर के बसना, यहाँ जो घटना अब जो हो रही है, असामान्य स्थिति जो निर्मित हुई है, उसके लिए कोई दोषी है तो ये कांग्रेस की सरकार दोषी है। बहरहाल बयान अपनी जगह, लेकिन सच ये कि बिरनपुर जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं अब दोबारा ना हो, इसका दायित्व सभी पर है। अब सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ में बाहरी लोगों के बसने का जो आरोप लगा है, इसमें दम कितना है। चलिए आज हम इसको जरा डिकोड करते हैं। पहली बात तो ये साहब कि किसी भी पक्ष को अगर सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करने वाले किसी मसले पर कोई आरोप लगाना है तो उसके पहले आपको तथ्यों को अच्छे से पेश करना चाहिए। जबकि विपक्षी नेताओं के बयान में आरोप और सर्वे कराने की एक मांग सुनाई पड़ती है। बीजेपी को ये बात जरूर स्पष्ट करनी चाहिए कि बाहरी लोगों से उनका तात्पर्य दरअसल किन किन लोगों से है। दूसरा सवाल, मान लें कि बीजेपी सर्वे कर भी लेती है तो उसका असर क्या होगा। देश का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जाकर कहीं भी बस सकता है। रही बात क्रिमिनल एक्ट की या अपराधों में उनके लिप्त होने की, तो जो भी अपराध करेगा उस पर एक्शन होना चाहिए, भले ही वो प्रदेश के अंदर का हो या प्रदेश के बाहर का हो, प्रदेश के बाहर से आकर बसा हो या यहाँ का मूल निवासी हो। वैसे बाहरी लोगों की बात अगर निकली है तो बाहरी लोगों को बसाने की एक सरकारी कोशिश का जिक्र आज हम यहाँ जरूर करेंगे। पखांजूर के 295 गांव में से 133 बांग्लादेशी शरणार्थियों के लिए बसाए गए गांव भी हैं। ये फैक्ट है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की कुल 1.71 लाख की आबादी में से 1 लाख लोग बांग्ला बोलते हैं। केंद्र सरकार ने 12 सितंबर 1958 को एक प्रस्ताव पारित कर पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को तत्कालीन मध्य प्रदेश के बस्तर और ओडिशा के मलकानगिरी में बसाने के लिए दंडकारण्य परियोजना को मंजूरी दी थी। आंकड़े कहते हैं कि 31 अक्टूबर 1979 तक बस्तर के इलाके में 18,458 शरणार्थियों को बसाया गया। कहने का अर्थ यह है कि जो
फैक्ट्स सबको पता हैं, जो फैक्ट्स प्रदेश के सामने हैं उसको छोड़कर अगर आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी से आप उस पर बात रखें। गंभीर या बड़े विषयों पर केवल हल्की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इससे बचना चाहिए क्योंकि इसका असर सामाजिक समरसता पर निश्चित तौर पर पड़ रहा है। अब बात राजनीति से जुड़े एक और वर्ग ओबीसी की। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी परिवर्तन पद यात्रा निकाल रही है। यात्रा को लेकर बीजेपी का सवाल उठाना भी बड़ा लाजमी। देखें आप। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अब पदयात्रा का सहारा लेने जा रही है। यात्रा का एजेंडा ओबीसी वर्ग है, जिन्हें साधने कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ 15 अप्रैल से परिवर्तन पदयात्रा निकालेगी। ये यात्रा 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण की शुरुआत सीधी जिले से होकर नर्मदापुरम जिले तक समाप्त होगी। पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस पार्टी का इस बात को लेकर जनता के बीच में है और हम अपनी जानकारियां उनको दे रहे हैं। कमलनाथ जी कार्यकाल में क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह धोखा दिया है ओबीसी को, उनका आरक्षण नहीं दिया, कानून पास होने के बाद भी नहीं किया, स्कॉलरशिप नहीं दी गई है, ओबीसी के वर्गों के स्वरूप वोट बैंक के रूप में मान के चलते हैं। इस सब को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा यात्रा निकाली जा रही है, जिसको परिवर्तन यात्रा का नाम दिया गया है। इधर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी का आरोप है कि एमपी कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के साथ केवल छलावा किया। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जो भी यात्राएं निकालती है, एक दिन की सुर्खियां बटोरने के लिए काम करती है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 ओबीसी मुख्यमंत्री दिए मध्य प्रदेश को, और ओबीसी वर्ग की अगर कोई सच्ची हितैषी है तो वो भाजपा सरकार है। बहरहाल कांग्रेस ने मिशन 2023 के लिए अपना एजेंडा फिक्स कर लिया है। ओबीसी वोटर्स के सहारे वो अपनी नैया पार लगाना चाहती है। सवाल ये, पिछड़ा वर्ग को साधने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में उसे इस वर्ग का कितना साथ मिलेगा। तो बीजेपी के मुताबिक चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ओबीसी कार्ड खेलने वाली है। सवाल ये उठता है कि इसकी क्या आवश्यकता है और इसका कितना रेलेवेंस है, इसे डिकोड करते हैं। मध्य प्रदेश में तकरीबन 52% ओबीसी आबादी है। ओबीसी वोटर्स की संख्या तकरीबन 48% के आसपास है। 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर ओबीसी वर्ग का दखल है, यानी निर्णायक भूमिका में ये वर्ग है। 20 जिलों में 50% से ज्यादा ओबीसी वोटर्स हैं। मध्य प्रदेश में 230 में से 60 विधायक ओबीसी वर्ग से आते हैं। बीजेपी के 32 और कांग्रेस के 28 विधायक ओबीसी वर्ग से हैं। शिवराज मंत्रिमंडल में 10 मंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं। बात प्रशासन की करें तो प्रशासनिक क्षेत्र में 25.83% पदों पर ओबीसी वर्ग के लोग अधिकारी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं। चलिए, तो ओबीसी की आबादी चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो निर्णायक है, और इसीलिए ना तो इस वर्ग और ना इस वर्ग के नेता किसी की भी अनदेखी कोई पार्टी नहीं कर सकती है। साधने के प्रयास और रैलियां इसी दिशा में कदम है। अगली खबर रायपुर से, जहां शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन की भूमिका की समीक्षा की बात की। क्यों हुआ ऐसा, देखें आप। शुक्रवार का दिन एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी के बीच बहस के ही नाम रहा। बहस का आगाज हुआ मुख्यमंत्री के बयान से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अटके आरक्षण बिल पर राजभवन की भूमिका की समीक्षा की बात की। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि देश का संविधान खतरे में है। जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं, राजभवन की जो भूमिका है उसकी समीक्षा होना चाहिए। आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री के आरोप का जवाब दिया पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने। रमन सिंह ने कहा कि संविधान नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री से मजबूत होता है, लेकिन कांग्रेस को जब जब मौका मिला तब तब इसका दुरुपयोग हुआ है। नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत होता है, और जब जब कांग्रेस को अवसर मिलता है, हिंदुस्तान के इतिहास में शायद कांग्रेस का काला अध्याय उसको याद नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। इसके अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रियंका गांधी के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के लोग वहां जाते हैं और अपनी पीड़ा रखते हैं, लेकिन यहाँ के आकर के पूरे उसको देख करके उन मंत्र मुग्ध हो गई है, और उनको लगता है कि एक ही आदमी ठीक है, लेकिन बाकी जो हकीकत बताना चाहते हो चुगली की भाषा, मतलब कांग्रेस का अंतर विरोध खुल करके उजागर अब छत्तीसगढ़ में दिल्ली तक के बात पहुंच गई है। साफ है, चुनाव के नजदीक आने तक ये वार पलटवार और जुबानी हमले तेज होते जाएंगे। चलिए, तो सियासत में चुनावी साल में इस तरह के मुद्दे उठना कोई नई बात नहीं है,
और आने वाले वक्त में इन पर बयानों की आंच और बढ़ेगी, इतना भी तय। हिंदू राष्ट्र अधिवेशन को लेकर जगन्नाथ शक्तिपीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती रीवा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने ईसाइयों को हिंदू बताते हुए कहा कि ईसा मसीह की प्रतिमा में वैष्णव का निशान है, इसीलिए ईसाइयों को हिंदू धर्म और आगे बढ़ाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म को लेकर छिड़ी बहस के बीच जगन्नाथ पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने बड़ी बात कही। रीवा में चल रहे हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के दौरान उन्होंने ईसाइयों का हिंदू धर्म में स्वागत करते हुए कहा कि रोम में स्थित ईसा मसीह की प्रतिमा में वैष्णव निशान है, जो हिंदुओं का चिन्ह है। ईसा मसीह की प्रतिमा आज भी वैष्णव तिलक युक्त है। अगर आप ईसा मसीह को मानते हैं, वैष्णव धर्म को स्वीकार कीजिए। इसके साथ ही स्वामी निश्चलानंद ने साईं भक्तों को हिंदू मठों और मंदिरों से दूर रहने की पैरवी की। साईं की मूर्ति रखे, प्रतिमा रखे, हमारे मठ मंदिर को दूषित करने का अधिकार साईं के भक्तों को नहीं है। निश्चलानंद ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर भी निशाना साधा। उन्होंने भागवत को अभी काफी कुछ सीखने की नसीहत दी है। पुराने मानो होली है, भागवत बार रह गए। भागवत बार होता भक्त मोहन भी कहाँ रह गए। दरअसल निश्चलानंद सरस्वती जगह जगह हिंदू राष्ट्र अधिवेशन कर हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं, ताकि हिंदू राष्ट्र को लेकर दिल्ली में हुंकार भरी जा सके। अब जाहिर है कि इस बयान या इस मंच से जो बात उन्होंने की, विचार जो व्यक्त किए, उसे पार्टियों ने अपने अपने खेमे और अपने अपने खेमों को सूट करने वाली बातों के हिसाब से रिएक्ट किया। एक और बयान आपको सुनवाते हैं। तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग का भी एक बयान आया, जिस पर सियासत गर्मा गई। दोनों खेमों ने कैसे रिएक्ट किया, जरा इस रिपोर्ट में देखें आप। आरक्षण चाहिए, पर आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाए, जाति के आधार पर आरक्षण न हो, प्रतिभा की हत्या न हो। जबलपुर में कथा पाठ कर रहे स्वामी रामभद्राचार्य के आरक्षण को लेकर इसी बयान के बाद से सियासी पारा चढ़ गया है। रामभद्राचार्य ने जातिगत आरक्षण को झगड़े की जड़ बताया और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस मुखरता से विरोध कर रही है। उनकी सोच है, ये वो जाने। बाकी हम तो जो डॉक्टर बाबा अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, हम उस पर दृढ़ संकल्पित से चलने का। कमलनाथ जी की सरकार थी तो 10% सवर्ण वर्ग को आर्थिक लाभ मिले, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको आरक्षण लाभ मिले, ये फैसला किया गया। वहीं बीजेपी नेता रामभद्राचार्य के समर्थन में खड़े हैं। नेताओं का कहना है कि रामभद्राचार्य ने आरक्षण खत्म करने की नहीं, बल्कि गरीब और पिछड़े लोगों को आरक्षण देकर आगे बढ़ाने की वकालत की। आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर है, जाति कोई भी हो सकती है, धर्म कोई भी हो सकता है, उनके लिए भी तो सोचना चाहिए कि भाजपा सरकार ने इस दिशा में भी कदम उठाए। देखिए, संतों की वाणी पर हम टिप्पणी नहीं करते, लेकिन संत सत्य बोलते हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी पहले भी की जाती रही है, लेकिन इसका समर्थन कर किसी भी पार्टी ने जोखिम उठाने में भलाई नहीं समझी। पर चुनावी साल में स्वामी रामभद्राचार्य ने एक बार फिर आरक्षण पर पुरानी बहस को नई धार दे दी। तो स्वामी जी का बयान सबने सुना और कई सारे लोगों को लगता है कि बिल्कुल सही है, बेहद सही है। आरक्षण पर होने वाली इस पुरानी बहस, जिस पर नया कलेवर है, इसकी जरूरत को डिकोड करते हैं। पहली बात यह कि जातिगत आरक्षण का विरोध करने वालों को यह बात समझनी पड़ेगी कि जिन्हें आरक्षण मिल रहा है, उनके साथ लंबे समय तक शोषण ही हुआ। आरक्षण के माध्यम से उन लोगों को राहत मिलती है। हालांकि आरक्षण कितने समय मिलेगा, इस पर बहस जरूर होनी चाहिए और सार्थक होनी चाहिए। दूसरी बात, आर्थिक तौर पर आरक्षण देने का तर्क बहुत से लोगों को जायज और ठीक लगता है। कोई भी व्यक्ति अगर वाकई आर्थिक तौर पर कमजोर है, चाहे वो किसी भी धर्म, वर्ग, जाति, प्रदेश का क्यों ना हो, उसको लाभ आरक्षण के तहत मिलना चाहिए, ये उसका अधिकार है। लेकिन जाति का जो आधार है आरक्षण को देने को लेकर, ये सियासत में लंबे वक्त से वोट पाने का भी जरिया रहा है और इसीलिए इस मसले को इतनी आसानी से सुलझने दिया जाएगा लगता नहीं। इसके लिए भी एक जन आंदोलन की आवश्यकता है। अगली खबर जो है वो दरअसल हमने देखी है पूर्वी अफ्रीका के देश में, लेकिन जुड़ी हमारे देश से। मोजाम्बिक से एक खबर आपको दिखाते हैं, जहां
हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दौरा किया। जयशंकर का दौरा भारत की विदेश नीति की सफलता का एक प्रतीक बनकर उभरा है। कैसे, रिपोर्ट में देखें। ट्रेन में बैठे विदेश मंत्री एस जयशंकर को देखिए, जो गुरुवार को ईस्ट अफ्रीकी देश मोजाम्बिक पहुंचे, जहां उन्होंने मेड इन इंडिया ट्रेन में सफर किया। इस दौरान उनके साथ मोजाम्बिक के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर माटेओस मागला भी मौजूद थे। एस जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री हैं। अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत की सहायता से बनाए गए बूजी ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया। ट्रेन से यात्रा के दौरान जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ट्विटर पर अपना अनुभव साझा करते हुए लिखा कि मेड इन इंडिया ट्रेन में मापुटो से माचवा तक की यात्रा शानदार रही। इसके पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर युगांडा के दौरे पर थे। दोनों देशों के नेताओं के साथ एस जयशंकर ने व्यापार, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्रों में संभावित सहयोग पर चर्चा की है। तो चलिए, वाकई भारत भर के लिए ये प्राउड पिक्चर्स थी, इसलिए हमने आज न्यूज़ डिकोड में आपको इन तक पहुंचाया। बहुत बहुत इन तस्वीरों को देखने के बाद में जो एक गर्व की अनुभूति होती है हर भारतीय को आगे बढ़ने के लिए और देश के साथ विदेश में, दुनिया भर में देश का नाम करने के लिए प्रेरित करती। आज के न्यूज़ डिकोड में बस इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।